ओ हमनवा तुम देना साथ। मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में ऑफिस की बिजली अचानक चली जाती है। अंधेरा होते ही कर्मचारी परेशान होकर रक्षित से पूछते हैं कि अब इतने कम समय में काम कैसे पूरा होगा। रक्षित स्थिति संभालने के लिए खुद फ्यूज चेक करने चला जाता है। सुधा शीला को परेशान देखकर उससे कारण पूछती है। शीला बताती है कि उन्होंने सोचा था कि रक्षित जब रात में घर लौटेगा तब उसे भावनात्मक रूप से मजबूर करके ईरा से शादी के लिए तैयार करवाएंगे। लेकिन अब रक्षित ऑफिस में ही रुकने वाला है और पूरी रात अपराजिता के साथ रहेगा। सुधा कहती है कि रक्षित ऑफिस में काम कर रहा है और इसी वजह से वह उसके लिए खाना लेकर जा रही है। ये सुनते ही शीला खुश हो जाती है और सुधा को गले लगा लेती है। वह उसे सलाह देती है कि ऑफिस में सबके सामने बीमार होने का नाटक करे ताकि रक्षित उसकी आखिरी इच्छा समझकर शादी के लिए मजबूर हो जाए। सुधा इस चाल को अपनाने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह अपने बेटे के साथ इस तरह का धोखा नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है। अंधेरे ऑफिस में अपराजिता टॉर्च लेकर रक्षित के पीछे पीछे जाती है। वह उसकी मदद करते हुए रोशनी दिखाती है जबकि रक्षित फ्यूज ठीक करने की कोशिश करता है। अपराजिता का ध्यान रक्षित पर ही होता है। इसी दौरान वह अनजाने में एक खुले हुए लाइव वायर की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। रक्षित तुरंत उसे खींचकर बचा लेता है। कुछ ही पल बाद बिजली वापस आ जाती है। अपराजिता खुशी से ताली बजाते हुए रक्षित को धन्यवाद देती है। उसे अचानक महसूस होता है कि रक्षित ने उसका दुपट्टा पकड़ रखा है। वह उससे दुपट्टा छोड़ने के लिए कहती है और पीछे मुड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि रक्षित ने दुपट्टा पकड़ा ही नहीं था, उल्टा उसका दुपट्टा रक्षित के सिर पर जा गिरता है। ये नजारा सुधा, शीला और अरविंद भी देख लेते हैं। उसी समय मालती, रामगोपाल और रश्मि के साथ ऑफिस पहुंचती है। सुधा जैसे ही मालती को देखती है उसे वह पुराना दिन याद आ जाता है जब मालती ने उसे थप्पड़ मारा था। मालती आगे बढ़कर सुधा से माफी मांगती है। वह कहती है कि उस दिन उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था और सुधा पर हाथ उठाना उसकी गलती थी। वह स्वीकार करती है कि उसे उस घटना का आज तक पछतावा है, लेकिन सुधा उसकी बात को स्वीकार नहीं करती। वह कहती है कि अगर मालती को सच में अपने किए पर पछतावा होता तो आज अपराजिता भारद्वाज ऑफिस में काम नहीं कर रही होती। सुधा आरोप लगाती है कि अपराजिता जानबूझकर रक्षित की जिंदगी में जगह बना रही है और वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को उसके जाल में फंसने नहीं देगी। वह गुस्से में कहती है कि अब वह अपराजिता की सारी चाल खत्म करके ही दम लेगी। इतना कहकर सुधा अंदर चली जाती है। मालती रश्मि से कहती है कि वह रक्षित और अपराजिता के लिए खाना लेकर जाए। वह खुद वहां रुकना नहीं चाहती क्योंकि उसके सामने आने से सुधा को और तकलीफ हो सकती है। इसके बाद वह रामगोपाल से अपराजिता का साथ देने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। सुधा रक्षित के पास पहुंचकर बताती है कि वह उसके लिए घर से खाना लेकर आई है। उसी समय रामगोपाल भी कहते हैं कि वह सभी लोगों के लिए खाना लेकर आए हैं और काम में हाथ बटाने के लिए भी तैयार हैं। अरविंद भी कहता है कि वह प्रोजेक्ट में मदद करेगा। अपराजिता यह देखकर खुश होती है और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए ले जाती है। इसके बाद सुधा रक्षित और ईरा को एक तरफ बुला लेती है। ईरा रक्षित से कहती है कि उसे अरविंद को काम करने से रोकना चाहिए। रक्षित हैरान होकर पूछता है कि जब अरविंद खुशी से मदद करना चाहते हैं तो वह उन्हें रोक क्यों दे। राम गोपाल मजाक में कहते हैं कि अरविंद की आंखों की रोशनी तो अभी भी ठीक है, लेकिन शायद उनकी नजर कुछ धुंधली हो गई है। अरविंद हंसते हुए कहता है कि असली समस्या आंखों की नहीं बल्कि दिमाग की थी। इसी वजह से उसने कुछ पुरानी बातें भुला दी थीं। सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद रामगोपाल पूजा वाले दिन हुई घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उस दिन मालती का गुस्सा करना गलत था। अरविंद भी जवाब देता है कि सुधा को भी उस समय मालती से उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। रामगोपाल फिर कहते हैं कि अपराजिता बहुत किस्मत वाली है क्योंकि रक्षित उससे प्यार करता है। अरविंद तुरंत कहता है कि सिर्फ रक्षित ही नहीं, अपराजिता भी धीरे धीरे रक्षित के लिए अपने दिल में भावनाएं पैदा कर चुकी है। रामगोपाल थोड़े गंभीर होकर कहते हैं कि अगर ऐसा सच भी है तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अरविंद को भरोसा होता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों,
एक दिन रक्षित और अपराजिता जरूर एक दूसरे के साथ होंगे। रश्मि अपराजिता के पास खाना लेकर आती है। वह उसे बताती है कि मालती ने खास तौर पर रक्षित के लिए उसकी पसंद की कुरकुरी भिंडी बनाई है। अपराजिता कहती है कि वह खुद जाकर ये खाना रक्षित को दे देगी। इधर शीला सुधा को याद दिलाती है कि अब उसे अपने प्लान पर काम करना चाहिए। सुधा कहती है कि वह पहले रक्षित से ईरा से शादी की बात करेगी। वह देखना चाहती है कि रक्षित अपनी माँ की बात को कितनी गंभीरता से लेता है। अपराजिता अनजाने में उनकी बातचीत सुन लेती है और वहीं रुक जाती है। कुछ देर बाद रक्षित अपने सामने अपनी पसंद की डिशेस देखकर खुश हो जाता है। सुधा उसके पास बैठती है और भावुक होकर उससे एक बड़ी बात कहती है। वह रक्षित से कहती है कि अब उसे ईरा से शादी कर लेनी चाहिए। तुरंत सुधा की बात काट देती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में रक्षित अपनी माँ को ही चुनेगा। उसके लिए सबसे ऊपर सुधा ही रहेगी। सुधा भी विश्वास से कहती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। रक्षित कभी भी उसकी भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं लेगा। लेकिन तभी ईरा एक ऐसी बात कह देती है जिससे कमरे का माहौल फिर बदल जाता है। वह कहती है कि सच तो यह है कि रक्षित आज भी अपराजिता से प्यार करता है। उसका दिल आज भी उसी के नाम है। शीला के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगती है। वह सख्त लहजे में कहती है कि जब तक अपराजिता रक्षित के दिल में रहेगी, तब तक ईरा के लिए वहां कोई जगह नहीं बन सकती। इसीलिए सबसे पहले अपराजिता को उसकी जिंदगी और उसके दिल दोनों से निकालना होगा। ईरा मायूस होकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसे अब उम्मीद ही नहीं बची कि कभी रक्षित उसे उस नजर से देखेगा। उसी समय मुख्य दरवाजा खुलता है और रक्षित घर के अंदर आता है। इरा तुरंत उसके पास जाती है और मुस्कुराकर कहती है कि वह अभी उसके लिए गर्म कॉफी बनाती है। लेकिन रक्षित बिना उसकी तरफ देखे ही उसे रोक देता है। वह सिर्फ सुधा की तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है कि वह बहुत थक गया है और अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहता है। इतना कहकर वह सीधा ऊपर चला जाता है। रक्षित के जाते ही सुधा की आंखें भर आती हैं। वह कहती है कि उसके बेटे के चेहरे से मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो चुकी है। पहले जो लड़का हमेशा हंसता रहता था, आज हर वक्त खोया खोया रहता है। शीला फिर उसे समझाती है कि अगर उन्हें रक्षित को पहले जैसा देखना है, तो उन्हें हर हाल में अपराजिता को उसकी जिंदगी से दूर करना होगा। दूसरी तरफ आराध्या अपने कमरे में बैठी होती है। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर विवान का नाम देखकर उसके चेहरे पर खुशी लौट आती है। वह तुरंत कॉल उठाकर मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने उससे बहुत मिस किया। लेकिन विवान का अंदाज बिल्कुल ठंडा होता है। वह सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि अगर आराध्या सच में उससे बात करना चाहती है, तो सबसे पहले रोहन को कंट्रोल करे। क्योंकि रोहन आज भारद्वाज ऑफिस तक पहुंच गया था और वहां तमाशा कराया। आराध्या हैरानी से पूछती है कि वह उस पर क्यों गुस्सा हो रहा है। उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बार बार सफाई देती है और माफी भी मांगती है। लेकिन विवान बिना उसकी कोई बात सुने साफ कह देता है कि उसे उसकी माफी की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। कॉल खत्म होते ही आराध्या का चेहरा उतर जाता है। उधर भारद्वाज ऑफिस में रक्षित अपने केबिन में बैठा होता है। उसके सामने मोहित खड़ा है। रक्षित गंभीर आवाज में कहता है कि जैसे ही अपराजिता का नोटिस पीरियड खत्म होगा, वह सीधे रवीना की कंपनी में चली जाएगी। और ईरा को पूरा शक है कि अपराजिता ऑफिस की गोपनीय जानकारी भी उसी कंपनी तक पहुंचा रही है। मोहित तुरंत इस बात का विरोध करता है। वह कहता है कि अपराजिता कभी ऐसा नहीं कर सकती। वह चाहे जितनी परेशान हो, लेकिन कंपनी के साथ गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रक्षित गुस्से में जवाब देता है कि अगर ऐसा है, तो फिर वह उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के यहाँ नौकरी क्यों करने जा रही है? क्या यही उसकी वफादारी है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस लड़की पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज इतनी बदल गई। में आता है। अंदर आते ही वह ताना मारते हुए कहता है कि शर्मा परिवार की बेटियों ने सबकी जिंदगी उलझा कर रखती है। मोहित तुरंत पूछता है कि वह किस बेटी की बात कर रहा है। लेकिन रक्षित
बिना सोचे जवाब देता है कि जाहिर सी बात है, विवान अपराजिता की ही बात कर रहा होगा। दूसरी तरफ अपराजिता भारद्वाज हाउस के बाहर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर घबराहट भी होती है और एक मजबूत इरादा भी। वह मन ही मन सोचती है कि अगर आज उसने रक्षित से बात नहीं की तो शायद उनके बीच की दूरी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। उसी समय इरा घर से बाहर निकलती है। अपराजिता तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है ताकि कोई उसे देख ना सके। इरा के जाते ही वह राहत की सांस लेती है और घर की तरफ देखती हुई सोचती है कि आखिर रक्षित के कमरे तक पहुंचा कैसे जाए। कुछ देर तक वह घर का मुआयना करती है। फिर उसकी नजर बालकनी के पास लगे पाइप पर जाती है। वह खुद से कहती है, अगर सामने का रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। उधर रक्षित अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। नौकर उसके लिए खाना लेकर आता है और बड़ी विनम्रता से कहता है कि उसे कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन रक्षित प्लेट को देखता रहता है। उसका मन खाने में बिल्कुल नहीं लगता। नौकर के जाने के बाद वह उठकर बालकनी की तरफ जाता है। अचानक उसकी नजर सामने पड़ती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अपराजिता बालकनी में खड़ी हो। वह खुद ही मुस्कुरा देता है और बुदबुदाता है, अब तो मुझे उसका वहम भी होने लगा है। उसे लगता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। वह बेफिक्र होकर अपनी शर्ट उतार देता है और कमरे में वापस जाने लगता है। तभी पीछे से अपराजिता की आवाज आती है, रक्षित, मुझे तुमसे बात करनी है। रक्षित एक पल के लिए रुक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जो आवाज उसने सुनी वह सच है। वह पलट कर देखता है और इस बार अपराजिता सचमुच उसके सामने खड़ी होती है। वह हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपराजिता थोड़ा असहज होकर कहती है, पहले शर्ट पहन लो, फिर आराम से बात करते हैं। रक्षित जानबूझकर उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, जो कहना है ऐसे ही कह दो। अपराजिता समझ जाती है कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह उसके पास जाती है और अचानक उसकी बाजू में हल्की सी चुटकी काट देती है। आह! रक्षित तुरंत उठकर बैठ जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सपना नहीं, बल्कि सच है। वह जल्दी से अपनी शर्ट पहनता है और हैरानी से पूछता है, तुम अंदर आई कैसे? अपराजिता मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम्हारे कमरे तक पहुंचने के लिए पाइप पर चढ़ना पड़ा, फिर बालकनी से अंदर कूद गई। रक्षित अवाक रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अपराजिता सिर्फ उससे बात करने के लिए इतनी बड़ी जोखिम उठा सकती है। वह गंभीर होकर पूछता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अब हमारे बीच बचा ही क्या है? अपराजिता उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, मेरे लिए बहुत कुछ बचा है, इसीलिए मैं आई हूं। रक्षित चुप रहता है। अपराजिता आगे कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम परेशान होते हो। तुम चाहे मुझसे कितना भी नाराज हो जाओ, लेकिन तुम्हारे ऑफिस पहुंचती है, वह सबसे पहले इधर उधर नजर दौड़ाती है। उसे एहसास होता है कि आज मोहित ऑफिस नहीं आया। वह मन ही मन सोचती है, कल मोहित के बैग में काली हुडी थी, उसके हाथ पर चोट भी थी। क्या सच में उसी का इस पूरी साजिश से कोई संबंध है? उसी समय उसकी नजर ऑफिस के गेट की तरफ जाती है। रक्षित अंदर आता दिखाई देता है। उसे देखकर अपराजिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। रक्षित हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अपराजिता मुस्कुराकर कहती है, मुझे यकीन था कि आप ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह सकते। सोचा था आज शायद हम दोनों आराम से बात करेंगे। रक्षित ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूं। अपराजिता फिर भी बोलती रहती है, तो फिर इतने चुप क्यों हैं? अचानक रक्षित अपनी उंगली उसके होठों पर रख देता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक बजने लगता है। लेकिन अगले ही पल रक्षित जेब से एक फोटो निकालता है। वह फोटो रश्मि की होती है। रक्षित कहता है, ये फोटो मुझे पंडित जी के पास मिली। शायद तुम्हें पता हो कि ये वहां कैसे पहुंची।
इतना कहकर वह बिना कुछ और बोले वहां से चला जाता है। अपराजिता फोटो को देखती रह जाती है। उसे याद आता है कि उर्मिला कई दिनों से रश्मि के लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वह सोचती है, अब मुझे जल्दी ही माँ पापा को आराध्या और रोहन के बारे में भी सच बताना होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ आराध्या एक नया नाटक करती है। वह पिज्जा डिलीवरी गर्ल का भेष बनाकर सीधे भारद्वाज ऑफिस पहुंच जाती है। विवान दरवाजा खोलता है और उसे देखकर चौंक जाता है। ये क्या नया ड्रामा है? आराध्या कहती है, तुमने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। मेरे पास तुमसे मिलने का और कोई रास्ता नहीं था। वह भावुक होकर पूछती है, किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? विवान गुस्से में कहता है, अगर सच में बात करनी है तो चलो अपराजिता के सामने बात करते हैं। इतना कहते ही वह दूर खड़ी अपराजिता की तरफ इशारा कर देता है। अपराजिता को देखते ही आराध्या घबरा जाती है। मैं फिर आऊंगी, इतना कहकर वह तुरंत वहां से चली जाती है। विवान पिज्जा चपरासी को देकर अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद दुबे वहीं पिज्जा रक्षित के केबिन में रख देते हैं। रक्षित बॉक्स खोलता है। ऊपर सॉस से बड़े अक्षरों में लिखा होता है, सॉरी। रक्षित तुरंत सोचता है कि यह अपराजिता ने भेजा है। वह तुरंत उसे केबिन में बुला लेता है। रक्षित, ये पिज्जा तुमने भेजा है? अपराजिता हैरान होकर जवाब देती है, नहीं, मैंने नहीं भेजा। रक्षित गुस्से में कहता है, झूठ मत बोलो। अपराजिता मुस्कुराते हुए जवाब देती है, पहले हिंदी ठीक से सीख लीजिए। ठीक कहिए। रक्षित कुछ कह नहीं पाता। अपराजिता बाहर निकल जाती है। जाते जाते धीरे से खुद से कहती है, कम से कम बहाने से ही सही, आज उन्होंने मुझसे बात तो की। दूर खड़ी इरा यह सब देख रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, अगर इन्हें अलग नहीं किया तो ये दोनों फिर एक हो जाएंगे। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। कॉफी से जला हुआ मुंह अब भी रक्षित को परेशान कर रहा होता है। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। वह दुबे से कहता है, कोई दवा ले आइए, बोलने में बहुत दर्द हो रहा है। दुबे तुरंत वहां से चले जाते हैं। उधर अपराजिता घर पहुंचकर मालती को रश्मि वाली फोटो दिखाती है। वह बताती है कि उर्मिला शायद रश्मि के लिए नया रिश्ता ढूंढ रही है। मालती चौंक जाती है। उर्मिला ऐसा कैसे कर सकती है? इतने में अविनाश भी उनकी बातें सुन लेता है। वह गुस्से में कहता है, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। लेकिन मालती उसे रोक देती है, नहीं, पहले मैं खुद उससे बात करूंगी। मालती से बात करके लौटते समय अचानक अपराजिता की टक्कर मोहित से हो जाती है। मोहित का बैग नीचे गिर जाता है। बैग खुलते ही अपराजिता की नजर अंदर रखी काली हुडी पर पड़ती है। उसी समय उसकी नजर मोहित के घायल हाथ पर भी चली जाती है। उसके दिमाग में कल की घटना घूम जाती है। क्या यही वही हुडी वाला आदमी था? अब उसका शक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। मोहित किसी काम से बाहर जाता है। मौका देखकर खास तौर पर रक्षित के लिए उसकी पसंद की कुरकुरी भिंडी बनाई है। अपराजिता कहती है कि वह खुद जाकर ये खाना रक्षित को दे देगी। इधर शीला सुधा को याद दिलाती है कि अब उसे अपने प्लान पर काम करना चाहिए। सुधा कहती है कि वह पहले रक्षित से ईरा से शादी की बात करेगी। वह देखना चाहती है कि रक्षित अपनी माँ की बात को कितनी गंभीरता से लेता है। अपराजिता अनजाने में उनकी बातचीत सुन लेती है और वहीं रुक जाती है। कुछ देर बाद रक्षित अपने सामने अपनी पसंद की डिशेस देखकर खुश हो जाता है। सुधा उसके पास बैठती है और भावुक होकर उससे एक बड़ी बात कहती है। वह रक्षित से कहती है कि अब उसे ईरा से शादी कर लेनी चाहिए। उसके मुताबिक ईरा भारद्वाज परिवार और उनके ऑफिस दोनों के लिए बिल्कुल सही बहू साबित होगी। सुधा भावनात्मक रूप से रक्षित को अपने सामने कमजोर करने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि इसे उसकी आखिरी इच्छा समझकर पूरा कर दे। वह पूछती है कि क्या वह अपनी माँ की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। रक्षित अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर चुप रहता है। वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आखिरकार वह सुधा की इच्छा पूरी करने के लिए ईरा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनते ही बाहर खड़ी अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि रक्षित ने इतनी आसानी से शादी के लिए हामी भर दी।
रक्षित फिर सुधा से कहता है कि अगर वह सच में चाहती है कि वह यह शादी करे, तो उसे अंगूठी दे दे। अपराजिता यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। एपिसोड खत्म होता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रक्षित अपराजिता से पूछता है कि क्या वह भूल गई है कि मालती ने सुधा के साथ क्या किया था। अपराजिता उससे सवाल करती है कि क्या उसने कभी यह जानने की कोशिश की कि मालती ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया था। वह रक्षित को बताती है कि सुधा ने उस दिन उसके और आराध्या के बारे में कौन कौन सी बातें कही थीं। मुझे लगता है कि अब कहानी एक बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। रक्षित ने सुधा की इच्छा का सम्मान करते हुए ईरा से शादी के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उसके दिल में अपराजिता की जगह अभी भी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ अब रक्षित को मालती और सुधा के बीच हुई पुरानी घटना की पूरी सच्चाई जानने का मौका मिल सकता है। अगर उसे पता चलता है कि मालती ने सुधा को थप्पड़ मारने से पहले किन परिस्थितियों का सामना किया था, तो शायद उसकी सोच बदल जाए। लेकिन सुधा इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। वह रक्षित को अपराजिता और मालती के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश कर सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रक्षित के हाथ में आने वाली वह अंगूठी आखिर किसके लिए होगी। क्या रक्षित सच